नमस्कार, मैं सलोनी शर्मा काश मीडिया में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि विधानसभा के चुनाव जल्द ही आने वाले हैं, तो हम हमारी इस विशेष प्रस्तुति में विधानसभा के जो भी कर्मठ कार्यकर्ता है, विधानसभा की जिनमें सीटें वितरित होगी, जो कर्मठ कार्यकर्ता है उनसे वार्तालाप करेंगे और हम उनसे जानेंगे कि इनके क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या ये क्षेत्र में कार्यभार लेके खड़े हुए हैं। तो आज हमारे साथ इसी घड़ी में राजेंद्र सिंह जी धोलिया हैं, जो कि बीजेपी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है। तो हम इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि इनका क्या एक मुद्दा है या फिर रणनीति है। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, आप हमें बताइए कि आप जैसे कि बीजेपी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है और ग्रामीण क्षेत्र में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, तो आप इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लेकर आपके क्या मानसिकता है और किस प्रकार आपने अपनी रणनीति बनाई है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और आप भी इस बात को मान रहे हैं, इस बात का हमें फ़ख्र है। मुझे खुशी है इस बात की कि आप ये मुझे बता रही हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में मेरी अच्छी पकड़ है। हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ढालाई इस मोड में जाता है और हम इस प्रकार से मेहनत करते हैं कि हमारी सब जगह पकड़ होती है और इसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। रही बात चुनाव आ रहे हैं, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर हर 5 साल में चुनाव आते हैं और उस चुनावी जंग में एक जीतता है एक हारता है। हम उस आने वाले उस परीक्षा के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं और हमारी पार्टी जिस प्रकार के सिस्टम पार्टी ने हमारे संगठनात्मक ढांचे को मजबूत कर रखा है, मुझे फ़ख्र है कि मैं उस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं, जिसको आपने एक प्रत्याशी के तौर पे चुनकर आज मेरा आप साक्षात्कार ले रही हैं। मैं ही नहीं, मेरे जैसे हज़ारों कार्यकर्ता इस पूरे देश के अंदर, जिन कार्यकर्ताओं की बदौलत ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमें फ़ख्र है कि हमारी पार्टी के विश्व के सबसे बड़े नेता हमें आज नेतृत्व दे रहे हैं। तो हम पूरी तरह तैयार हैं और हमें आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस आने वाले इस सम्रांगण में हम अवश्य विजयश्री को प्राप्त करेंगे। जैसा कि अभी जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, जो एकजुट होकर लगे हुए हैं, और आगे भी आपको क्या लगता है कि मान लो पर्टिकुलर इंसान को, पर्टिकुलर कार्यकर्ता को सीट मिले, तो आप उनके साथ रहेंगे या कैसा क्या माहौल रहेगा? देखिए, हम पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। पार्टी जिसको सिंबल देती है, मोस्टली सारे कार्यकर्ता उसके साथ लग जाते हैं। ऐसा सिर्फ हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही होता है। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर 4.5 साल हो गए शासन चलाते हुए और इनके अंदर सरदार बनने की होड़ लगी हुई है। एक कहावत है कि किसी को फिक्र नहीं है कि कबीले का क्या होगा, हम लड़ इसलिए रहे हैं कि सरदार कौन हो। जब से सरकार बनी, मैं सीएम बनूं की लड़ाई चल रही है। कभी बहुत लंबे पीरियड तक ये होटलों में अपना ऐश करके सरकार चलाते हैं, उसके बाद भी इनका सर फटोवल की नौबत आज तक वैसे की वैसी जारी है। इन 4.5 सालों के अंदर देश ऐसी विभीषिका से गुजरा है। कोरोना जैसी महामारी इस देश के अंदर आई, उस दौरान ये लोग होटलों में थे। इनको कोई चिंता नहीं है कि हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का, हमारे प्रदेश का क्या होगा। पर एक बात ये भी है कि जैसे आपने बोला कि जो कांग्रेस है, जो अपने आप के सदस्यों में ही लड़ती झगड़ती रहती है, फिर भी अभी सत्ता कांग्रेस की है अपने राजस्थान में, तो आपको क्या लगता है कि इधर भी अपने जैसे विधानसभा चुनाव में अपनी जो पार्टी है, भाजपा आपकी जो पार्टी है, वो जीत जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जीतेगी और इसके जीतने के कारण क्या हैं, इस पर मैं आपको बताऊं कि 4 साल के अंदर इसमें मैं तो आपको स्थानीय लेवल लाड़नू की बात करूं, तो लाड़नू में जब से ये सरकार आई है, उसके बाद में गायों की हत्या हो जाना, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होने देना, गायों को काट के खा जाना, कोई कार्रवाई नहीं होने देना, बच्चियों को अपहरण तक हो जाना, पुलिस का इस्तकबाल यहाँ पे ख़त्म हो चुका, रोज़ाना चोरियाँ हो रही है, कोई मतलब नहीं, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हैं। यहाँ पे गुंडा तत्व, यहाँ पे भूमाफिया, यहाँ पे शराब माफिया, रिश्वतखोरी का ऐसा आलम हमने इस कार्यकाल से पहले कभी नहीं देखा। हमारे पूर्व में भी दोनों पार्टियों के विधायक रहे हैं। यहाँ तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, कोई इनको लेना देना नहीं है। ऐसी परिस्थिति के अंदर हम इन मुद्दों को जनता के सामने लेके जाएंगे और इनको पटकनी देंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति, जिसको हम लेके जाएंगे। केंद्र सरकार की नई किसान नीति है। आप आज देखिए
किसानों के नाम पे, किसानों को कर्जा माफ़ी के नाम पे इन्होंने ठगा था। और हम जो नई किसान नीति लेके आए, आज बाजरे का जो MSP है उससे ज़्यादा बाज़ार के अंदर बाजरे की रेटें मिल रही। इसका कारण क्या है कि बाहर जो निर्यात हो रहा था उस बाजरे को रोका गया। लोगों को पता नहीं है कि क्यों मिल रहा है। आज 2300 साढ़े 2300 रुपये में बाजरा मिल रहा है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, किसी ने सोचा नहीं होगा। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने यूएनओ में जाके और मोटे अनाज का ये राष्ट्रीय वर्ष घोषित करवाया। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको मिलने वाला है? किसानों को मिलने वाला है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेके हम इनको जहाँ से आए थे वहीं वापस भेजेंगे। और रही बात स्थानीय मामलों की, हमारे यहाँ स्थानीय विधायक कोरोना में गायब, लंपी में गाय मरी तो गायब, गायों के नाम पे मुआवजा, मैंने अभी डॉक्टर साहब से बात की थी, 2000 गायों के मरने की सूचनाएं ऊपर भेजी कि भी इन अमुक लोगों की ये गायें मरी है, इनको मुआवजा दिया जाए। मुआवजा आया 200 जगह, 200 जगह में ऐसी जगह आया है जहाँ पे जिसके घर में गाय नहीं, बकरी भी नहीं है, और उनके मरना तो दूर की बात है, उनके मुआवजा है। जिनकी गायें मरी हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है। आप देखिए घोटालों के नाम पे एक भर्ती का प्रकरण चल रहा है नगर पालिका के अंदर। कल हमने ज्ञापन दिया था, हम एसडीएम साहब के पास गए, एसडीएम साहब ने ईओ को किया। ईओ के पास जब जाके पूछते हैं कि जिन जिन लोगों का आपने यहाँ अपॉइंटमेंट किया है तो आपके पास कोई पत्रावली होगी, ईओ साहब ने ये कहा है कि मेरे पास कोई पत्रावली नहीं है। हमने आरटीआई मांगी है, आरटीआई का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। सोमवार का कमिटमेंट है। आप एक बात बताइए कि 26 या 28 लोगों की भर्ती हो जाती है, बिना वैधानिक मानकों के आधार पर भर्ती हो जाती है, और उनके भर्ती करने के बाद में उनके कोई भी डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट में नहीं मिलता है। इसके पीछे कितना बड़ा गबन रहा होगा, कोई सुनने वाला नहीं है। ज्ञापन देने का मतलब ये होता है कि प्रजातांत्रिक तरीके से आपको सचेत किया जाए कि भाई हम आपको सूचित कर रहे हैं, लेकिन आपको कम से कम ये तो होना चाहिए ना कि भाई यार इनकी मांग क्या है। तो मुझे तो एक कविता याद आती है कि कब तक आस लगाओगी इन बिके हुए सरदारों पे, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से, स्वयं जो लज्जाहीन बने हैं वो क्या लाज बचाएंगे, उठो द्रौपदी शस्त्र उठाओ अब गिरधर ना आएंगे। शस्त्र उठाना पड़ेगा। इनकी ये गूंगी बेरी सरकार है, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, खुद लज्जाहीन बने हुए हैं, इसलिए ये सब उठना पड़ेगा। गिरधर तो आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन सरकार ज़रूर आएगी, एक एक बात का जवाब दिया जाएगा, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो आपने अभी कांग्रेस की नाकामियों को विस्तार से बताया, तो आपको ऐसा पिछली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार आई, उससे पिछले भाजपा की सरकार थी, तो ऐसे क्या रीज़न रहे होंगे कि कांग्रेस की जनता को कांग्रेस की सरकार को चुनना पड़ा? देखिए, पिछली बार हमारी सरकार थी और ये विडंबना ही मैं कह सकता हूँ कि प्रत्येक 150 या 200 वोटों पे हमें एक वोट और मिल जाता तो हमारी सरकार होती। 0.5% की लकूना से हमारी सरकार बनते बनते रही। इसमें कुछ हम और कॉन्फिडेंस में रहे, कुछ हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, चाहे वो स्थानीय नेतृत्व के साथ रहा हो या प्रदेश नेतृत्व के साथ में रहा हो, और स्वाभाविक है और कॉन्फिडेंस में रहना। और जनता छलावे के अंदर आ गई, किसान कर्ज माफ़ी के नाम पे आ गए, बेरोजगारी भत्ते और रोज़गार के नाम पे आ गए, बहुत सारे जुमले थे, मानव स्वभाव है उसमें आ गए। इस प्रकार से इनकी सरकार को मैं वो नहीं मानता। फिर उसके बाद में जोड़ तोड़ करके निर्दलियों को खरीद लेना करना, सारे के सारे नाटक आप सबके सामने हैं। तो कोई सरकार बनना मैं नहीं मानता। ठीक है, ये प्रजातंत्र के अंदर वोटों की गणित से सरकार बनती है, बन गई। इसका 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, हम प्रतिकार करेंगे और जवाब देंगे इसका। तो ये केवल वोटों के आधार पर ही हुआ है या फिर कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका वापस निराकरण नहीं हुआ, इस वजह से कांग्रेस सरकार आई है? नहीं, ऐसी कोई हमारी सरकार ने, पिछली वसुंधरा जी की सरकार ने, मैं आपको योजनाएं गिनाऊं तो शायद शाम हो जाए, इतने सारे हमने काम किए हैं। हमारी केंद्र सरकार आज तक के 60 सालों के अंदर जो विकास नहीं हुए, 60 साल एक तरफ और 8 साल एक तरफ, इस प्रकार का हम यदि कंपैरिजन करें तो मैं गिनाते गिनाते थक जाऊं और आप सुनते सुनते थक जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे कोई काम करने में कहीं कोई कमी रही हो, लेकिन प्रजातंत्र के अंदर वोटों का गणित होता है, उससे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन के अंदर मात खा जाते हैं। इन्होंने झूठ जुमले फेंके, जुमले में जनता झांसे में आ गई और बन गई। ऐसा कोई इनका था नहीं। अभी इनके पास गिनाने के लिए आप कहें, मैं आपको बताऊं कि केंद्र सरकार की इतनी शानदार योजनाएं, आप इसको लीजिए कि किसान सम्मान निधि के नाम पे हमारी केंद्र सरकार 6,000 रुपये प्रतिवर्ष एक किसान के खाते में डालती है। शुरुआत में वो पैसे आए, लेकिन आज वो पैसे नहीं आ रहे। इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या उस किसान की ज़मीन बढ़ गई? इन्होंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट करके
और उन किसानों को पैसा रोक रखा है जो ज़रूरतमंद हैं। सिर्फ इनका मकसद ये हो जाए कि आपको केंद्र सरकार कुछ नहीं दे रही है। इसी प्रकार से आप देखिए कि हर घर जल योजना के अंदर 27,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने आवंटित किया। उस बात को दबाने के लिए ERCP का मैटर उठाते हैं। ERCP के अंदर 90% जो अनुदान मानदेय राशि होती है वो केंद्र सरकार की होती है। 10% राशि जो प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाती है उसका ये NOC तक नहीं दे रहे हैं और उल्टा कहते हैं कि ERCP लागू करिए। हम कह रहे हैं कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उस दिन ERCP भी लागू होगी, हर घर जल भी जाएगा। हर घर जल के नाम पे जो 1500 2-2 हज़ार रुपये पंचायतों के माध्यम से कलेक्शन कर रहे हैं, लोग पानी के लिए त्राई कर रहे हैं। बिजली की समस्या देखिए, बिजली तब काटते हैं जब महिलाएं घर अपने रसोई के अंदर घुस के जब रोटी पोना शुरू करती है, तब काटते हैं। जब रोटी पो के सो जाने का समय आता है तब आती है लाइट का आप देखिए पूरे दिन से लाइट नहीं होती। पूरे दिन में बड़े बड़े वादे किए थे 24 घंटे लाइट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जुमलों में आ गई, इससे सरकार बन गई। हमारी कहीं कोई विफलताओं के आधार पे या कोई हमने ऐसे किए थे, हाँ कुछ लकुनाज होती है, उसके आधार पर हमें इसका परिणाम भुगतना पड़ा, जनता को भुगतना पड़ा। जनता समझ चुकी है, एक बात का प्रतिकार किया करके और दोबारा सरकार बनाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जैसे कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता है, सभी सीटों के दावेदारी रखते हैं, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि मुझे सीट मिलेगी? ऐसा आप में क्या खूबी है? देखिए, हर आदमी जब पार्टी के अंदर काम करता है, राजनीति के अंदर काम करने वाले व्यक्ति की एक लालसा होती है कि वो राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से अपने गांव की, अपने ज़िले की, अपने प्रदेश की, अपने राष्ट्र की सेवा का भाव लेके चलता है। हर व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम करता है और हर व्यक्ति को ये आशा रहती है कि भाई मेरी कार्यशैली से मुझे पार्टी उसको आकलन करके और मुझे आगे बढ़ाए, जिससे मैं राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा कर सकता हूँ। हालांकि समाज की सेवा करने के लिए राजनीति में आने की जरूरत नहीं, लेकिन हम आ चुके तो हमारा माध्यम राजनीति के रास्ते से होके जाता है। रही बात मेरे को टिकट देने की नहीं देने की, ये तो पार्टी तय करती है, लेकिन मैं 10-15 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैंने जो मैटर मेरे पास आए ईमानदारी पूर्वक उनको मैंने सोल्व करने का प्रयास किया है। प्रत्येक उस व्यक्ति को जो मेरे पास चला के किसी भी प्रकार का थाने का मामला हो, राजस्व का मामला हो, SDM का मामला हो या किसी भी स्तर का मामला हो, मैंने मेरे यथा योग्य उनकी मदद की। उसमें मेरी पार्टी का भी मुझे सपोर्ट मिला और जन समस्याओं को उठाकर उन समस्याओं को समाधान करने के लिए इन सरकार को भी हमने मजबूर किया। बदमाश लोगों को हमने जेल तक भी पहुंचाया है, भ्रष्टाचारियों पे हमने लगाम भी लगाई है। आपने देखा होगा कि यहाँ का EO रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ था, 24 दिन जेल में रह के जमानत कराते ही वापस यहाँ ज्वाइन करने के लिए आ गया, उसको ज्वाइन तक हमने नहीं करने दिया। मैं पार्टी के जो हमारे कैडर बेस पार्टी है, पार्टी के नियम होते हैं, संगठनात्मक प्रक्रिया होती है, उसमें संगठन ने भी मुझे एक प्रवक्ता के रूप में जिम्मेदारी दे रखी है। मैंने अपना, शायद जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने अपना पूरा उसमें आउटपुट दिया है। और इसके अलावा जो भी संगठनात्मक जिम्मेदारियाँ होती है, चाहे वो सशक्त मंडल अभियान हो, उसके अंदर मुझे जिम्मेदारियां दी गई डीडवाना विधानसभा के अंदर, चाहे वो संगठन के अंदर एक मंडल का प्रभारी का दायित्व दिया हो, चाहे उपचुनाव के अंदर देवस्थानों और प्रबुद्धजनों के अंदर जाके मिलने की जिम्मेदारी दी हो, चाहे वो मेरे पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी मुझे दे रखी हो, मैं मेरे हर स्तर पे पार्टी के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता हूं और पार्टी के लिए इस पूरे क्षेत्र के अंदर मैं काम करता हूं, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करता हूं। यदि मुझे जनता का आशीर्वाद मिला या हमारे टिकट देने के, हर पार्टी के अपने नॉर्म्स होते हैं। आजकल एक सिस्टम है कि सर्वेज होते हैं, उसमें रेंडमली सर्वे किए जाते हैं। उन सर्वे के आधार पे पार्टी को लगता है कि मेरा उसमें कहीं नाम आ रहा है और मैं उस स्थिति में हूँ तो पार्टी मुझे टिकट देगी। मैं इसके लिए भरसक प्रयास करूँगा कि पार्टी के मानकों पे मैं खरा उतरूँ और जब मुझे पार्टी टिकट दे देगी तो मैं उस स्तर पर भी काम कर रहा हूँ कि भी टिकट देने के बाद में किस प्रकार से चुनाव लड़ना है, उनकी छोटी छोटी बारीकियों तक मैं जा रहा हूँ। अभी हम बूथ स्तर के ऊपर जाके और सारे के सारे हमारे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। हमारी बूथ कार्य समिति बनी कि नहीं बनी, हमारे पन्ना प्रमुख बने कि नहीं बने, ये उनकी प्रामाणिकता पे हम पूरा जोर दे रहे हैं। वोटर लिस्ट के माध्यम से हम प्रत्येक घर तक, प्रत्येक कास्ट तक जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी तैयारी पूरी है। पार्टी यदि मुझे देती है मेरे क्रियाकलाप से खुश होके, यदि मैं जिताऊ हूँ, यदि मैं टिकाऊ हूँ, मैं पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ, तो पार्टी मुझे देगी। पार्टी मुझे देगी तो पार्टी के आशा और उम्मीद पे मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और अग्रिम कार्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपने कहा कि टिकट को लेके आपने मुझसे सवाल किया, मैं तो एक कहावत है जिसके बारे में चर्चा करके आपसे मैं विदा लूँगा कि एक गांव में आग लगी हुई थी। अच्छा। और उसमें बहुत सारे लोग उसको आग को बुझाने के लिए लगे हुए थे, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस आग को बुझाने वालों को देखते रहते हैं और कमेंट करते रहते हैं। तो एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी ले के उस आग में डाल रही थी, तो कुछ कौवे बैठे थे, वो ये कह रहे थे कि क्यों परेशान हो रही है, तेरी चोंच से डाले हुए पानी से आग बुझने वाली नहीं है। उस चिड़िया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि मैं मेरी चोंच से डालने वाले पानी से भले ही आग ना बुझे, लेकिन जब जब इस गांव की आग बुझाने की चर्चा चलेगी तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा और तुम्हारा नाम लगाने वालों में आएगा। मैं तो उस चिड़िया के समान हूँ, जितनी आग बुझा सकता हूँ बुझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई ये आग बुझे और ये हमारा प्रदेश, हमारा लाडनू, ये हमारा देश पुष्पित पल्लवित हो। ऐसी कामना के साथ में हम काम कर रहे हैं। हम कर्म पथ पे चलने वाले वो पथिक हैं जिनका कोई स्वार्थ नहीं होता, और हमारी पार्टी के नियमों के हिसाब से सेवा करके राष्ट्र को परम वैभव पे पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे हुए हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक चुना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।